आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। हेपेटाइटिस एक ऐसा वायरल संक्रमण है जो लीवर में सूजन व जलन का कारण बनता है। यह रोग बहुत कम लक्षणों के बगैर भी उभर सकता है। जब यह शरीर में 6 महीने से कम अवधि तक रहे तो इसे एक्यूट कहा जाता है। इससे ज़्यादा वक्त तक रहने पर इसे क्रॉनिक करार दिया जाता है। यह 5 तरह का होता है, यानी हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। बी व सी क्रॉनिक किस्म की श्रेणी में आता है। हेपेटाइटिस बी, सी, डी का वायरस रोगी का लंबे समय तक पीछा करता है। कुछ अवस्था में रोगी को जीवन भर संक्रमित भी रहना पड़ता है, जबकि ए और ई के मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। ब्लड, सिरिंज, संक्रमित रक्त आदि से उत्पन्न होता है। यह कभी लीवर सिरोसिस का रूप ले लेता है तो कभी कैंसर या फिर लीवर फेल होने का। टूथब्रश या रेजर किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर न करें। जबकि ई का वायरस दूषित पानी से, इसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। बचाव ही इसका मुख्य इलाज है। परिवार में एक व्यक्ति के हेपेटाइटिस होने पर पूरे परिवार की जांच करानी चाहिए। जांच के बाद इसके टीके लगवाने चाहिए। जांच के बिना टीके लगवाना गलत है। हेपेटाइटिस होने पर टीका बेअसर हो जाता है। भूख की कमी सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण लक्षण है। थकावट का एहसास होना, हल्का बुखार बने रहना, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द होना, त्वचा का पीला पड़ना, पेशाब और मल का रंग काला होना हेपेटाइटिस के प्रमुख लक्षण होते हैं। हम कितने ही हाथ साफ कर लें, फिर भी हाथ पर कीटाणु व बैक्टीरिया और वायरस रहता है। अतः जब भी कुछ खाएं तभी साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोकर खाएं। फलों को उगाने एवं पकाने में तरह तरह के केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, इसलिए खाने से पहले उन्हें अवश्य धोएं। हल्का कम वसा युक्त भोजन, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लें। बोतल बंद या उबला पानी पिएं। चाय, शराब न लें। परहेज ही इसका सर्वोत्तम इलाज है। इस संबंध में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सब दर्जन अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर जुगल किशोर क्या कहते हैं, आइए सुनिए। हेपेटाइटिस बी एक इन्फेक्शन है जो वायरल हेपेटाइटिस वायरस से होता है और ये हमारा जो लीवर है उसको इन्फेक्शन करता है, तो उसके इन्फ्लेमेशन को हेपेटाइटिस बोलते हैं। ये एक्चुअली जो वायरस है ये इसके कई प्रकार हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी इसमें बहुत ही खतरनाक है क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं और हमारे पास में इसका कोई अच्छा पुख्ता इलाज नहीं है। असली में इसका संबंध है कि ये जो फैलता है ये ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से या हमारे कोई बॉडी के सीक्रेशंस के टच से, या फिर माँ अगर इन्फेक्टेड है तो बच्चे को जन्म के वक्त में चला जाता है, और सेक्सुअल एक्टिविटी हो उसमें हो जाता है। तो ज़्यादातर ये हैं उसके ट्रांसमिशन। जैसे हमारा HIV है उस तरह से इन्फेक्शन होता है, या हम सिरिंजेस यूज़ करते हैं, या हमने ऐसी जगह पर इंजेक्शन लगवाए जो मे बी इन्फेक्टेड सिरिंज यूज़ कर रहा है तो आपको इन्फेक्शन उसका हो जाएगा। फ़िलहाल तो इसका बहुत हम पहले इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट, जैसे मैंने कहा कि एंटीवायरल ड्रग्स हमारे पास नहीं हैं, तो हम इम्यून बूस्टर्स इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। कुछ एंटीवायरल ड्रग्स एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी देते हैं, तो उसी का है। प्रॉब्लम यह है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं हेपेटाइटिस के वो बड़े ख़तरनाक हैं कि इसमें सिरोसिस हो जाता है, उसमें पूरा का पूरा लीवर सिकुड़ जाता है, तो वो फिर फेलियर में चला जाता है। और एक बार लीवर फेलियर हो गया तो पूरा हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, या कहना चाहिए पूरा जो शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म होता है वो इसी पे डिपेंड करता है। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो अगर ये ख़राब हो जाए, बीमार हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। आजकल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं लीवर का। अगर आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया तो हम लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है और हर जगह उपलब्ध भी नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसको
इसकी सावधानी करें और हम इसकी प्रिवेंशन करें। लेकिन अगर किसी को हो गया है तो ये भी देखा गया कि हम उसको लाइफ लॉन्ग उसको हम कंट्रोल करके रख सकते हैं। उस कंडीशन में ये है कि हमारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल रखें, जो हमारी दवाएं हैं जो लीवर को और ज़्यादा ख़राब कर सकती हैं, जैसे हमारा पैरास्टामोल है, वो ज़्यादा ना खाएं, या लीवर को हानि पहुंचाने वाले कोई भी सब्सटेंस जैसे अल्कोहल एक ऐसा सब्सटेंस है जो लीवर को सीधा इफ़ेक्ट करता है, तो अल्कोहल का सेवन इसमें बहुत ही खतरनाक माना जाता है, तो उसका ना सेवन करें। कोशिश ये रहे कि जो अभी इन्फेक्टेड हो गया है उसमें और लीवर के सेल्स को डैमेज ना हो या लीवर को डैमेज ना हो, तो ये लॉन्ग टर्म हम इसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। कुछ वायरल को इनएक्टिवेट करने के लिए भी दवाइयाँ हैं जो यूज़ करते हैं। अब रही बात हमारी उसकी कि हम क्या चीज़ खाएं, तो हम ये देखें कि हमारे लीवर को ऐसी चीज़ें अच्छी रहती हैं जो कम से कम उसको मेटाबॉलिज्म करके हम उसको पचा सकें। अगर उस पर लोड पड़ता है, जैसे हम बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा फैट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि भाई उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो प्रॉब्लम होगी। या फिर आपको अनीमिया है या हमारे सेल्स डैमेज कर रहे हैं, तो उस केस में भी ऐसा होता है। या फिर आप कोई दूसरी दवाएं खा रहे हैं जिससे लीवर पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो हमारा जो भोजन है वो इस तरह का होना चाहिए जो बहुत ही संतुलित हो, उसमें फाइबर्स ज़्यादा हों, कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट ज़्यादा होगा तो वो आपको ज़्यादा ठीक रहेगा। प्रोटीन आप बहुत ही बैलेंस करके खाएं, फैट कम होना चाहिए, तो लो फैट डाइट खानी है, आपको फाइबर ज़्यादा खाने हैं। अब अगर हम कहें कि फ़ाइबर कितने होने चाहिए और किस चीज़ों में मिलते हैं फ़ाइबर, तो कम से कम दिन में हम कुल मिला के 25-30 ग्राम फाइबर खाना चाहिए। वो हमारे रोटी के जो रेशे होते हैं, जैसे कि अगर हमारा गेहूं है तो वो अगर हम छान लें तो उसमें जो हस्क निकलता है तो हम उसको ना निकालें, तो वो एक तरीका है। या दलिया, उसमें बहुत अच्छा वो है कि हमको फाइबर मिलते हैं। सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, इनके अंदर फाइबर्स होते हैं, तो इन चीज़ों का हम ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हमारे को फाइबर मिलेंगे। जो इसमें एक चीज़ है कि हम कौन सी चीज़ है जो मतलब कि जैसे फ्रूट्स का अगर हम एग्जांपल लें तो कितना फ्रूट्स खाएं हम डेली। तो अगर आप एक प्लेट को लें, उसको हम प्लेट मेथड बोलते हैं, प्लेट के अंदर हम हाफ पोर्शन मान के चलते हैं कि हाफ पूरा पोर्शन हमारा कार्बोहाइड्रेट से रह सकता है, और उसमें से जो आधा पोर्शन बचा प्लेट का उसको हम आधा आधा डिवाइड कर लें, और आधे में हम रखें दाल सब्जी वगैरह, और आधे में हम फ्रूट्स रखें, है ना। तो फ्रूट्स का सेवन इतना होना चाहिए कि 1/4 ऑफ योर टोटल डेली का जो आप खाना खाते हो उसमें 1/4 का कंपोनेंट वो होना चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए। अब फ्रूट्स कौन से हों, तो इसमें कोई महंगे फ्रूट्स नहीं खाने, आपको सिर्फ ऐसे फ्रूट्स खाने जो उस समय उपलब्ध हों, या सीजनल फ्रूट्स होते हैं वही सबसे अच्छे हैं। तो इसमें हर तरह के फ्रूट्स आप खा सकते हो, महंगा फ्रूट्स आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आजकल आम चल रहे हैं, आम खाइए। जब आपके वो चलते हैं पपीता चलते हैं या केला तो हमेशा मिलता है, आप केला भी खा सकते हैं। और आप सेब हैं, संतरे सीजनल हैं तो उनका सेवन करें, उसमें फ़ाइबर भी होता है। तो सारे फ्रूट्स में फ़ाइबर्स होते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अच्छे से लें। आजकल तरबूज है, खरबूज है, ये बहुत अच्छे हैं, उनको आप ले सकते हैं। तो सीजनल फ्रूट्स जो भी मिलते हैं सस्ते मिलते हैं और उनको खाना चाहिए। उसी तरह से हमारे वेजिटेबल्स हैं जो सीजनल हैं उसको खाएं, लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि वो एक डेली का जो पोर्शन है उसमें हमेशा हमारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होने चाहिए। तो ये अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखें तो मोस्ट प्रॉब्ली उनको जो हमारे लीवर पे इफ़ेक्ट पड़ता है कोई भी खाने पीने का वो कम पड़ेगा, और वो उसमें सुविधा रहती है लीवर को लॉन्ग पीरियड तक काम करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट हमारा मिलता है, जैसे रोटी है, चावल है, ये सब कार्बोहाइड्रेट रहता है। उसमें प्रोटीन भी होती है, उसमें थोड़ा सा फैट होता है, प्रोटीन भी होती है। दूध है जैसे, उसमें प्रोटीन होती है, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन जैसे
शुगर जैसे जितने मैंने आपको अभी फ्रूट्स बताया उसमें भी कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों में होता है जो हम खाते हैं। और ज़्यादातर स्टेपल डाइट हमारी, या तो हम रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे, तो सबसे मेन पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का इन्हीं से मिलता है। लेकिन क्या हो गया कि हमने इसको रिप्लेस करके रिफाइंड चीज़ों को खाना शुरू किया है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और ज़्यादा हो गई है। तो जैसे हम बेवरेजेस हैं जैसे पेप्सी और कोका कोला, इनमें कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, सीधा शुगर होता है इसमें, है ना, सुक्रोज या कहना चाहिए फ्रैक्टोज या फिर आपका ग्लूकोज, तो ग्लूकोज सीधा ब्लड में जाता है। तो उन चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो बेटर होता है, जैसे फ्रैक्टोज है। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब जो आपका स्टेपल फूड है, यूजली नॉर्थ इंडिया में हमारा रोटी है और साउथ इंडिया में हमारी चावल हैं, तो यही ज़्यादा पोर्शन होता है। अंडा है, फिश है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रोटीन देती हैं, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन देती है, लेकिन फैट भी होता है। और जब हमें प्रोटीन का सेवन करना होता है तो ह्यूमन प्रोटीन होती, सॉरी एनिमल प्रोटीन होती है, वो हमारा मीट या इसमें मिलती है। अंडा भी एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो जब हमारे को प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करना होता है तो डेफिनेटली हमें मीट, मच्छी, चिकन और ये एग वगैरह लेना होता है, तो उसमें हमें प्रोटीन मिलती है। लेकिन ये महंगी प्रोटीन कहलाई जाती हैं क्योंकि बहुत महंगी हो गई हैं। जो हमारी सस्ती प्रोटीन है उसमें सोयाबीन है, ऑल्दो सोयाबीन भी बहुत महंगा होता है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन है बहुत सारी, वो मिलती है। और बाकी हमारा दूध है और दालें हैं, दालें भी अब बहुत महंगी हो गई हैं। तो कहना चाहिए कि ऐसी चीज़ें जिसमें प्रोटीन मिलती है, तो वो अगर लोकली अवेलेबल है तो शायद सस्ती होगी, तो हमें उसका सेवन कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ, जैसे दालों में 2-3 तरह की दाल मिल जाए तो वो अच्छी दाल अच्छी हो जाती है, क्वांटिटी और अच्छी चीज़ हो जाती है। तो दालें हैं, एग ठीक है, चिकन ठीक है, मटन में काफ़ी प्रोटीन है। तो फिश है, फिश हमारे देश में बहुत ऐसी जगह जहाँ पर फिश अवेलेबल है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सच कहा जाए तो दवाई के साथ साथ खान पान भी रोग के अनुसार हो तो दवाई ज्यादा असर दिखाती है। हेपेटाइटिस एक ऐसी ही बीमारी है जिसमें खान पान का विशेष